Good evening everyone, this is Seema Kakasham from V3 Academy. Today this class is meant for the accountancy standard 12. Okay, and the first chapter is accounting for the partnership firm. अकाउंटिंग के बारे में हम लोगों ने पूरी डिटेल स्टैंडर्ड 11 में पढ़ ली, किस तरीके से हम लोग के डिफरेंट अकाउंट्स बनते हैं, किस तरीके से बिजनेस होता है। अब हम लोग यहाँ पे हर एक बिजनेस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और उसमें अकाउंटिंग किस तरीके से की जा रही है, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा बिजनेस है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे दो टाइप के बिजनेस होते हैं। ठीक है, एक बिजनेस होता है आपका सोलो ट्रेडिंग और प्रोप्राइटरशिप। सोलो ट्रेडिंग का मतलब हमने अकेले बिजनेस खोला, हम ही ओवरऑल हर एक चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, हर चीज़ के लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरे को जो भी इन्वेस्टमेंट करना है मैं खुद अपने पैसे से इन्वेस्टमेंट करूँगी या मैं खुद अपने ऊपर लोन लेकर के करूँगी, मतलब ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल आई एम द ओनली पर्सन। सो दैट टाइप ऑफ अ बिजनेस इज नोन एज द सोलो प्रोप्राइटर बिजनेस और द ऐसा बिजनेस जो खुद अपना प्राइवेट बिजनेस हो। दूसरा बिजनेस होता है हमारा पार्टनरशिप का बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस का सबसे पहला रूल ये है कि वो 2 लोगों में भी हो सकता है और 2 से ज़्यादा लोगों में भी हो सकता है। ठीक है, 2 और मोर देन 2 पर्सन। अब इसमें भी 2 क्राइटेरिया होता है। पहला क्राइटेरिया होता है कि आपकी पार्टनरशिप या तो एग्रीमेंट पेपर पे बनी हुई हो, एग्रीमेंट आपका डिसाइडेड हो हर चीज़ को लेकर के, और दूसरा आपका फेथ और ट्रस्ट पे कि नहीं भाई चलो हम लोग बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं तो हमारा अपने ऊपर विश्वास है या फ्रेंडशिप है या जो भी है, या फिर कोई रिलेटिव्स हैं या फिर कजन ब्रदर्स हैं या फिर ओन ब्रदर्स हैं, लाइक दैट। लेकिन फिर भी हमेशा बिजनेस एग्रीमेंट पेपर पे ही करना चाहिए, एग्रीमेंट बेसिस पे ही करना चाहिए। लेकिन 2 टाइप के बिजनेस होते हैं। उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हमारा जो पार्टनरशिप फर्म होता है वो किस टाइप का होता है, तो उसके नेचर के हिसाब से ये डिसाइडेड दिया गया। ये जो लॉ है, ये जो एक्ट है, वो एक्ट 1932 का सेक्शन नंबर 4 है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन नंबर 4। इसके अकॉर्डिंग हमारी पार्टनरशिप की ये डेफिनेशन निकलती है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें उसके अंदर के जो पार्टनर्स हैं या वो एक प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्रीड हो। ठीक है, और बिजनेस के हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए एग्रीड हो, या तो वो खुद इन्वॉल्व हो या फिर उन्होंने किसी एक बंदे को ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। पार्टनर्स बहुत तरीके के होते हैं जिनके बारे में हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे भी, और आपने पढ़ा भी होगा 11th क्लास में। कोई एक्टिव पार्टनर होते हैं, कोई स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं कि भाई हमने अपना काम जो है दे दिया है, अपने पार्टनर्स को इन्वेस्टमेंट कर दिया है, खाली हमारे पास प्रॉफिट आ जाना चाहिए, लाइक दैट। तो इस तरीके से हमारा ये नेचर ऑफ पार्टनरशिप डिवाइडेड है, नेचर ऑफ पार्टनरशिप के बेसिस पे हमारी ये डेफिनेशंस दी हुई है पार्टनरशिप। होप्स आपको पार्टनरशिप क्लियर हो गया होगा कि पार्टनरशिप क्या होती है और कैसे होती है। अब इसके बाद कुछ इसके एलिमेंट्स होते हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमको पढ़ने पड़ते हैं या जो हमको रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहला रूल क्या है कि 2 और मोर पर्सन। सबसे पहला कि पार्टनरशिप तभी होगी जब उसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, पहला। दूसरी बात है कि उसमें एग्रीमेंट पेपर बना हुआ होना चाहिए। हालांकि एक केस ये भी फॉलो होता है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रेफरेबिलिटी देते हैं कि एग्रीमेंट बना हुआ हो। तीसरी चीज हो कि बिजनेस हमारा मौजूद हो और हमारा मेन मकसद क्या हो, प्रॉफिट का हो। अगर हमारा वो बिजनेस नहीं कहलाता है या उन बिजनेस में प्रॉफिट पार्टनरशिप नहीं होती है कि अगर हम लोग ट्रस्टीशिप के लिए कोई हमने बिजनेस खोल के रखा हुआ है, कोई मतलब हमारा मकसद जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, बस ऐसे ही लोगों की सेवा करना है, लाइक दैट, तो उस टाइप के वो ना ही वो बिजनेस होता है और ना ही उसमें कोई पार्टनरशिप होती है। तो पार्टनरशिप फॉर्म का सबसे पहले क्या है कि बिजनेस की मौजूदगी और प्लस हमारा मोटिव होना चाहिए कि हमको प्रॉफिट अर्न करना है। दूसरा चीज, नेक्स्ट पॉइंट, यू आर हैविंग द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। मतलब जब हम बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में हमारे जो पार्टनर्स हैं उस पार्टनर्स के बीच में हमारा प्रॉफिट शेयर होता है। नेक्स्ट चीज ये है प्रिंसिपल एंड एजेंट। जो भी यहाँ पे मेन पर्सन जिसने फॉर्म खोली है उस फॉर्म के बीच में और उसके बीच में जितने भी पार्टनरशिप है या उसके बीच जो भी एजेंट है उनके बीच का रिलेशन कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। बिजनेस जो है वो या तो वो जितने भी पार्टनर्स उसमें इन्वॉल्व हैं सबके एक्टिंग होना चाहिए, हर एक बंदा इन्वॉल्व होना चाहिए, या फिर उस बिजनेस को उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके किसी एक बंदे के हाथ में हैंड ओवर किया हुआ हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकलता है कि जो आप लोगों को बहुत मतलब ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि इफ देयर विल बी नो एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट है तो ओके, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो देन द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो जो प्रॉफिट है हमारा
जो भी हमारे एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट निकला है वो हमारे शेयर जितने भी पार्टनर्स हैं उसको इक्वल शेयर हो जाएगा। किस केस में? जब हमारे पास एग्रीमेंट नहीं है। और क्या होगा? और ये होगा कि हमारा जो पार्टनर एग्रीमेंट नहीं है लेकिन उस पार्टनर ने हमारे बिजनेस में अपने अलग से पैसे दे रखे हैं, मतलब अलग से लोन दे रखा है। एक तो है कि हाँ भाई इतना 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 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी दे करके हमने एक बिजनेस शुरू किया, 2 लाख उसने दिया, 2 लाख उसने दिया, 2 लाख उसने दिया, तो वो इक्वल हो गया। 2 लाख देने के बाद भी अगर कोई बंदा आपको मतलब कोई बंदा अपनी तरफ से 1 लाख रुपए उस कंपनी को दे रहा है, उस कंपनी को उसने 1 लाख रुपए लोन दिया है, कंपनी को, किसी बंदे को नहीं दिया, तो उस कंपनी के प्रॉफिट से उसको 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा। वो कंपनी को उसने क्या दिया? लोन दिया। तो ये प्री डिसाइडेड है कि उसको 6% इंटरेस्ट जाएगा और उसको इंटरेस्ट उसके कैपिटल में नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जो उसने 2 लाख रुपए लगाया उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि भाई वो तो तुम्हारा काम ही था, तुमने उसको इन्वॉल्व ही किया है। अब तुमने जो एक्स्ट्रा दिया हम उसी पे ना आपको देंगे। जब आप कंपनी शुरू करने जा रहे हैं तो ये आपका लुकआउट है। देन नो सैलरी टू अ पार्टनर, और हम किसी पार्टनर को सैलरी भी नहीं देते हैं, ठीक है। सैलरी और बाकी सारे वर्कर्स को मिलेगी लेकिन हमारे पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलेगी। अगर एग्रीमेंट पेपर बना हो उसमें अगर स्पेशली ऐसा लिखा हो कि नहीं भाई इस बंदे को इतनी सैलरी देनी है, तो फिर देन देयर इज नो इशू। भाई कहीं ना कहीं जब हमको मैनेज करना है उसको सैलरी देंगे तो पीछे अकाउंट से माइनस करके उसको प्रॉफिट कम देंगे। इसी तरीके से मैनेज होता है। देन आफ्टर पार्टनरशिप इज एन आउटकम। अब हम लोग पढ़ेंगे बारे में कि पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप डीड होता क्या है, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप क्या है। तो क्योंकि अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट बेस्ड होना चाहिए, या पार्टनरशिप फेथ या रिलेशनशिप पे भी गुड रिलेशन पे बेस्ड होता है। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो क्या चीज़ें हैं? तो देखिए पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है, ठीक है, जो हम पहले भी बोल चुके हैं। वो एक रिटर्न के तौर पे भी हो सकता है और एक ओरल के तौर पे भी हो सकता है। लोग 4 आदमी बैठ करके भी ये बात कर सकते हैं कि भाई ठीक है हम लोग प्रॉफिट इतने रेशो में शेयर करेंगे, हम लोग लॉस ऐसे शेयर करेंगे, या ये बंदा ये काम करेगा वो काम करेगा। ओरल भी डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी माना जाता है कि अगर पार्टनरशिप में बेटर इसको माना जाता है कि उसको हम लोग लिखित तौर पर लिखने के बाद भाई हम आपसे भी साइन करवा लें, हम भी साइन करवा लें, तो हम भी इत्मीनान हो जाएंगे, आप भी इत्मीनान हो जाएंगे। कल को कोई डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, कोई लड़ाई नहीं होंगे, कोई झगड़े नहीं होंगे। अगर मेरे और आपके बीच का ये बात तय हो जाए कि हम इस कंपनी के प्रॉफिट को 5x5 या 5x4 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट को 1% प्रॉफिट हम चैरिटी को डोनेट करेंगे, तो कल को हो सकता है कि आप बोल दें कि नहीं भाई हमको 6% प्रॉफिट चाहिए, या कल को मैं ही बोल दूँ नहीं मुझे 5% प्रॉफिट चाहिए, आधा आधा ही प्रॉफिट चाहिए। तो इस पर क्या हो सकती है, हमारे बीच जो है लड़ाई हो सकती है। लेकिन अगर हमारा एग्रीमेंट बना रहेगा, हमारा साइन किया रहेगा एक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसके बीच इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए हम जब पार्टनरशिप बनाते हैं तो पार्टनरशिप में बहुत सारे पॉइंट्स लिखे रहते हैं। देयर आर द मेनी पॉइंट्स मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, बट जो पॉइंट्स मॉनिटरी एंट्रीज की होती है, मॉनिटरी मीन्स टू से मनी से रिलेटेड, जो पॉइंट्स हमारे मनी और फाइनेंशियल कंडीशंस, फाइनेंशियल स्टेटस से ही रिलेटेड रही है, उसी को हम लोग अकाउंटिंग में लेंगे। और बाकी चीज़ें हमारी कंपनी फर्म के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो फर्म के लिए रखी रहती है, लेकिन फाइनेंशियल को हम उठा करके अपने अकाउंटिंग पार्ट में ले करके आते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि हम लोग जब रिकॉर्डिंग करते हैं पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन्स में, तो हम अक्सर हमारी एंट्रीज जो होती है वो क्या होती है, डबल एंट्री होती है। अगर हम लोग किसी को कैश देते हैं तो उसके पास अगर कैश जाता है, उसका हमने एक अकाउंट बना रखा है, उसके अकाउंट में हमने कैश ट्रांसफर किया, तो मेरे कैश के अकाउंट से कैश निकला भी। दो टाइप के, दो एंट्री हुई हमारी, है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमने प्रॉफिट अपनी कंपनी का किसी अपने पार्टनर को शेयर किया, तो उस पार्टनर के अकाउंट में कैश गया, लेकिन हमारे भी तो अकाउंट में से कैश निकला, जो हमारे फर्म का प्रॉफिट निकला है, उस फर्म के प्रॉफिट को भी तो बांटा गया। इस तरीके से हमारी एंट्री दो पार्ट में होती है, ठीक है, मतलब डबल एंट्री जिसको कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे दो तरीके की बिजनेस की क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक बिजनेस हमारा होता है सोलो ट्रेडरशिप बिजनेस होता है, एक हमारा पार्टनरशिप फर्म होता है। तो सोलो ट्रेडरशिप जो बिजनेस होता है उसमें हमारी जो एंट्रीज बनती है, सबसे पहले हमको क्या बनाना होता है, जर्नल से उठा करके हम लोग लेजर करने के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम लोग एक अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाने के बाद हम लोग सीधा अपना बैलेंस शीट बना करके क्लोज कर देते हैं अपने अकाउंट को, ठीक। लेकिन
पार्टनरशिप फॉर्म में हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस बनाया सेम इसकी तरह, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाया सेम इसी की तरह, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया सेम इसी की तरह, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में क्या आ जाता है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाता है, जिसके अंतर्गत हम अपने पार्टनर्स को क्या दे रहे हैं, हमारी क्या डीड हुई है, हम कौन सा प्रॉफिट उसको शेयर कर रहे हैं, या उसने उसने ड्राइंग निकाला है, उसने हमसे पैसा निकाला है। ड्राइंग मतलब क्या होता है, अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए फॉर्म से पैसा निकालना। तो अगर उसने अपने फॉर्म से पैसे निकाले हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। अगर उसने हमारी कंपनी को लोन प्रोवाइड किया है और लोन के लिए हमारा इंटरेस्ट चार्जेबल है, तो हम उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर हमारा जो रिजर्व है, वो रिजर्व में जो फंड ट्रांसफर होना है वो जाएगा। तो इस तरीके की एंट्रीज को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। आई विल शो यू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Now this is your profit and loss appropriation account, which is you have to make in partnership account. Partnership account में आपको जो profit and loss appropriation account बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इससे पहले जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, उसके बाद आपका जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से, या लॉस जो भी आपका बचेगा प्रॉफिट, वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद यहाँ पे आप लगाओगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मतलब कि आपके पार्टनर्स ने जो भी पर्सनल विड्रॉल किया है, उस पर्सनल विड्रॉल पे जितना भी परसेंट इंटरेस्ट ऑन एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है एग्रीमेंट में डिसाइडेड है, वो इसके ऊपर यहाँ चार्ज लगा देंगे। इस तरफ आप देखो टू सैलरीज ऑफ द पार्टनर। अगर हमारे एग्रीमेंट में कोई भी इस तरीके के डिसीजन लिखे हुए हैं कि हम पार्टनर्स को सैलरी प्रोवाइड करेंगे, तो सैलरीज ऑफ द पार्टनर। अगर कमीशन के बारे में लिखे हैं तो कमीशन हमें पार्टनर को क्या डेबिट करना है, डेबिट वर्ड गोज आउट, क्रेडिट वर्ड कम्स इन, लाइक दैट। टू रिजर्व अकाउंट, हमको रिजर्व अकाउंट में कितने पेमेंट डालना है, जो हमारा डिसाइडेड है वो हम शेयर के अकॉर्डिंग डिवाइड करके डाल देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू द, अब उसके बाद जब यहाँ पे हमारा ये सारा काम हो जाएगा, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को हम ए के अकाउंट में कितना ट्रांसफर कर रहे हैं, बी के अकाउंट में कितना ट्रांसफर कर रहे हैं, लास्टली ये दोनों हमारा अकाउंट जो है वो बैलेंस जो है वो मैच करना चाहिए। ओके, so for today this much is enough. I'll give you another part of this chapter. Thank you so much. Kindly subscribe the channel, comment it and like also. Thank you so much.